जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू मगध स्टडी सेंटर। मगध स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी कोहली भाग 2 के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, जिसका लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसमें हम आपको मूल रूप से इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर ढंग से इससे चैप्टर 1 से हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको इस प्रकार का क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में भी आपको बताए हैं कितने अच्छे से हमने को जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं सभी को हम बारी बारी से सारे वीडियो में लाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे और आपका भी सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, प्रश्न संख्या 1, चैप्टर 1 से हम ऑब्जेक्टिव्स और जितने भी प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव थे वो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में कराए हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जाकर वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा, लेखक भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? उत्तर में लिखे हैं कि लेखक डॉक्टर भीमराव, लेखक मतलब क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं जिस विडंबना की बात करते हैं वह है जातिवाद। किस विडंबना की बात करते हैं? जातिवाद। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित तो हैं लेकिन जात पात की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं, यानी उसका भावना रखते हैं। ये तो बहुत सरासर गलत है। विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। ठीक है, यानी कि लोगों को कार्य कैसा है, कुशलता के आधार पर उसे कार्य करने का तरीका कैसा है, वो किस प्रकार से कार्य कर सकता है, उस पर आधारित रहना चाहिए, ना कि जाति कौन सा जाति है उस पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि श्रम विभाजन क्या है, जाति प्रथा का एक दूसरा रूप है। देखिए, ये आपको कितना, ये 2012, 2020 और प्रथम पाली में पूछा गया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसलिए 2 बार पूछा गया था। तो देखिए, आपको कितना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4 से 5 लाइन आप लिख दीजिएगा तो 5 नंबर आपके हवाले हो जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप देखेंगे, आपके सामने है प्रश्न संख्या 2, जातिवाद पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? अब आगे है, देखिए क्या कहता है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यह भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2014 ये प्रथम पाली में पूछा गया था। उत्तर आप देखिए यहाँ पर आपको सामने लिखा हुआ है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, और जब भी टाइम मिलेगा तो आप इसको अपने अनुसार इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि इस बहुत ही बारीकी से लिखा गया है और बहुत ही एकदम एक एक शब्द को ध्यान रखकर आपको याद हो जाए, इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, देखिए क्या लिखे हैं उत्तर में, जातिवाद के पक्ष में महान संविधानविद डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। ठीक है, यह तर्क इनका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिए हैं कि जातिवाद के पक्ष में महान संविधानविद डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया है। कैसा तर्क दिया गया कि कार्य कुशलता, क्या, कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। ठीक, कुछ लोग का मानना है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सही बात है। तो इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह है, आपत्तिजनक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। ठीक है,
अपने शब्दों में। अब देखिए आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? या करके इसी में प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, जाति के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है कैसे? दोनों प्रश्न एक ही है लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग है, इसलिए दो प्रश्न हो गया। ठीक है, इस प्रकार का पूछ देता है या करके। देखिए ये भी है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछा गया था 2014 ए प्रथम द्वितीय पाली और 2016 ए प्रथम पाली में पूछा गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए इसको उत्तर कैसे में लिखेंगे। उत्तर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है, जो व्यवस्था और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। देखिए ये जो लाइन है ना, ये किताब का लाइन है। आप किताब में देखिएगा ना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप निबंध इस चैप्टर का पढ़े हैं फर्स्ट नंबर, तो आपको यहाँ ऐसा शब्द मिला होगा। ठीक है, ऐसा लिखा होगा कि श्रमिकों की अरुचि कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है। ये बहुत ही दयनीय बात है, बहुत ही सोचनीय बात है, सोचने वाली बात है ये कि बच्चा का जन्म लेने से पहले उनका जो है क्या कर दिया जाता है, उसका क्या करना है वो दे दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है कि आप ऐसा करेंगे। ये बहुत व्यवस्था की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आया, अब आया। हाँ, ये प्रश्न है 4 नंबर। प्रश्न 4 पढ़िए। कहता है, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रकार 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, तो आप क्या मारिएगा? जाति प्रथा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराए हैं, नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिएगा। ठीक है, आपको उसमें सारे बात समझ में आ जाएगा किस प्रकार। ऑब्जेक्टिव अगर याद रहेगा ना तो सब्जेक्टिव भी आप अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव तो 50% पूछा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा ध्यान रखना है, साथ साथ सब्जेक्टिव को भी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये है, देखिए इसका उत्तर क्या होगा। अब हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है, चूंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पेशे में बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि जिस जाति में किसी का जन्म होता है वह अपने माता पिता, यानी कि उसका माता पिता जो भी काम करते हैं उसी के अनुसार वो अपना पेशे बना लेता है। कि लोहार है, लोहार का काम करता है तो वो लोहार ही बन जाएगा। कोई बढ़ई है तो उसका जो संतान होगा, जन्म लेगा, वो भी वही काम करेगा। ऐसा है भारत में। ठीक है, बेरोजगारी का यह एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। कौन? अंबेडकर जी के अनुसार। ठीक है, चाहता है परंतु देखिए कहता वह मनपसंद कार्य करना तो चाहता है परंतु नहीं कर पाता है, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं हो पाता है। सही बात है। वो जो मान लीजिए कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उनको वे नहीं करके वो जो कार्य करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनके माता पिता जो भी काम करते आ रहे हैं शुरू से, यानी कि वही करना पड़ता है। इसलिए जो है
हमारा देश में विकास का जो है प्रक्रिया घट जाता है, उन्नति घट जाता है हमारे देश। ठीक है, हमारे देश में जो है इस प्रकार का भेदभाव होता है। धर्म, देखिए हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है, यानी कि आपको पैसा बदलने की भी अनुमति नहीं है कि आप पैसा नहीं बदल सकते हैं, ये भी आपको नहीं है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप एक दो बार पढ़िएगा तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। प्रश्न कोई भारी नहीं है, सभी प्रश्न आसान है। प्रश्न संख्या 5, अगर आप चलिए प्रश्न संख्या 5 आने दो, चलो आ गया। प्रश्न संख्या 5, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? ये प्रश्न आपको 2015 द्वितीय पाली में पूछा गया था। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो है लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा रूप दिखाया है। तो देखिए इस प्रकार से उत्तर में, लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है: अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, श्रम अरुचि तथा व्यवस्था में श्रम का चुनाव, आदर्श तथा सभ्य समाज। ठीक, ये सारे पॉइंट दिए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ये इस निबंध के द्वारा। ठीक है, इस पाठ में। चलिए अगला देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक, ये पूछा गया है 2016 ए द्वितीय पाली। ठीक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है भैया, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? उत्तर में देखिए क्या लिखना है आपको। सबसे पहले देखिए, महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक, यानी कि संविधान का जनक किसे माना जाता है, ये इसमें भी आपको याद हो जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव निकलता है, इसलिए आपको सब्जेक्टिव भी अच्छे से याद रहना चाहिए, आपको बार बार पढ़ते रहना चाहिए। इसलिए हम बोले हैं कि आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं और हमेशा इसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ताकि याद हो जाए जब तक। महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक यानी कि पिता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जात पात, छुआछूत, भेदभाव का मन में नहीं होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। देखिए ये जो है अपनाने से देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। देखिए इसका सलूशन भी बता दिए हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी कि हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या कर सकते हैं ताकि हमारा देश मजबूत बने, विकसित हो। ठीक है, और हमारा देश आगे बढ़े, इनके बारे में बताए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे अब हम जो है यहीं तक रहने देते हैं और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताए हैं। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, सारे प्रश्न को एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार वीडियो को रोक करके इसको पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।